हमारे तलाक के 2 महीने बाद मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में घूमते हुए देखकर हैरान रह गया और जब मुझे सच पता चला तो मैं टूट गया। तलाक के 2 महीने बाद मैं अपनी पत्नी को अस्पताल में भटकते हुए देखकर दंग रह गया और जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं उसे वहाँ देखूंगा। एक फीके रंग के अस्पताल के गाउन में गलियारों के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई दर्जनों थके हुए चेहरों और बेजुबान आंखों के बीच मानो कि पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। और उस पल मेरा दिल मानो चूर चूर हो गया। वह मेरी पूर्व पत्नी माया, जिसे मैंने महज 2 महीने पहले तलाक दिया था। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 34 वर्ष है और मैं एक साधारण दफ्तर कर्मचारी हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए और बाहर देश से देखने पर यह स्थिर लगती थी। मेरी पत्नी माया सौम्य और दयालु स्वभाव की थी। वह बेहद खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन जब भी मैं घर आता वह मुझे एक सुकून का एहसास कराती थी। अन्य दंपतियों की तरह हमारे भी सपने थे, घर खरीदना, बच्चे पैदा करना, एक छोटा परिवार बसाना। लेकिन शादी के तीसरे साल में माया के 2 गर्भपात होने के बाद घर का माहौल बदल गया। वह चुप रहने लगी और उसकी आंखों अक्सर उदास और खोई खोई सी लगने लगी। काम से लौटने पर मैं थका हुआ महसूस करने लगा और घर आने पर मुझे सिर्फ आहें और ठंडे चेहरे ही मिलते थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इसमें मेरी भी कुछ गलती थी। मैं देर से घर आने लगा, बातचीत से बचने लगा और हमारे बीच बढ़ती दूरी से बचने के लिए काम का बहाना बनाने लगा। धीरे धीरे छोटी छोटी कहा सुनी ज़्यादा होने लगी। हालांकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। अप्रैल में एक दिन एक छोटी लेकिन थका देने वाली लड़ाई के बाद मैंने धीरे से कहा, चलिए तलाक ले लेते हैं माया। उसने मुझे काफ़ी देर तक देखा, फिर बस इतना कहा, आपने अपना मन बना लिया है ना? मैंने सिर हिलाया, जैसे मैंने सोचा था। वह रोई या चीखी नहीं, उसने बस चुपचाप सिर हिलाया और उसी रात अपने कपड़े पैक कर लिए। तलाक के कागजात पर झट से हस्ताक्षर हो गए, मानो हम दोनों ने इसके लिए बहुत पहले से ही मानसिक तैयारी कर ली हो। तलाक के बाद मैं नई दिल्ली में एक किराए के अपार्टमेंट में रहने लगी और सदा जीवन जीने लगी। काम पर जाना, कभी कभार बाहर जाकर ड्रिंक करना या घर पर फिल्में देखना मेरे लिए कोई खाना नहीं बनाता था। ना ही कोई परिचित कदमों को आहट यह पूछती थी, क्या तुमने खाना खा लिया? लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं सही कर रही थी। कम से कम उस समय तो सही लग रहा था। उस दिन मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित से मिलने नई दिल्ली के एम्स गया था, जिसकी हाल ही में सर्जरी हुई थी। आंतरिक चिकित्सक विभाग के गलियारों से गुजरते हुए मुझे अचानक एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई और मैंने अपना सिर घुमाया। तभी मेरी नज़र माया पर पड़ी। उसने हल्के नीले रंग का अस्पताल गाउन पहना हुआ था। उसके बाल छोटे कटे हुए थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा लंबे बाल बहुत प्यारे थे। उसका चेहरा पीला और पतला था, उसकी आंखें धंसी हुई और बेजान थी। उसके बगल में एक आईवी ड्रिप लगी हुई थी। मैं स्तंभ रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। उसके साथ क्या हुआ? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? वह अकेली क्यों थी? कांपते हुए मैं वापस गया और बोला, माया। उसने ऊपर देखा, उसकी बेजुबान आंखें आश्चर्य से चमक उठी। तुम अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने मेरी निगाहें बचाई और मुंह फेर लिया। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। कुछ नहीं, बस एक नियमित जांच। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके बगल में बैठ गया। ठंड थी। तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कैसे मान लूं कि तुम ठीक हो? कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अभी पता चला है कि तुम मुझे ओवेरियन कैंसर की शुरुआत अवस्था है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं बताए गए नियमों का पालन करूं
तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन मेरे पास बीमा नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, और घर छोड़ने के बाद मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे। मैं स्तंभ रह गया। उसके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ गए। 2 महीने से मैं झूठी शांति में जी रहा था, जबकि वह जो कभी मेरी पत्नी थी, जो कभी हर रात मेरी बाहों में सोती थी, असहनीय पीड़ा चुपचाप सह रही थी। हमारा तलाक हो गया था। मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अप, अपराध बोध ने मुझे ज्वार की लहर की तरह जकड़ लिया। उस दिन मैं शाम तक उसके साथ ही। महीनों में पहली बार हमने परिवार की तरह बात की। कोई दोषारोपण नहीं, कोई अहंकार नहीं। जाने से पहले मैंने कहा, माया मुझे हमारे साथ रहने दो। माया मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। भले ही अब हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। वह उदास होकर मुस्कुराई। क्या मुझ पर दया आती है? नहीं, मैं चुपचाप तुमसे प्यार करता हूँ। अगली सुबह मैं गरम गरम खिचड़ी का एक डब्बा और कुछ संतरे लेकर एम्स लौटा। माया मुझे देखकर हैरान रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे मेरे आने की उम्मीद थी, पर उसे पक्का पता नहीं था। अगले कुछ दिनों में मैंने लगभग अपनी नौकरी छोड़ दी, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं। मैं उसके साथ हर जांच में जाता, हर दवा का इंतजार करता, उसके डॉक्टरों के हर खान पान संबंधी निर्देश का पालन करता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी। प्रायश्चित के लिए, पछतावे के लिए, यह बस इसलिए कि मैं अब भी उससे प्यार करता था। एक दोपहर जब माया अपना अस्पताल का बिस्तर तैयार कर रही थी, अचानक उसने कहा, क्या आपको पता है, मुझे तलाक से पहले ही पता था कि मैं बीमार हूँ। मैं जम गया। क्या? तुम्हें? तलाक मांगने से 1 हफ्ते पहले मैं पेट दर्द के लिए लगातार डॉक्टर के पास जा रही थी। बायोपिस बायोप्सी के नतीजे उसी दिन आए जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर किसी ने मुक्का मारा हो। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे पता था, अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया होता तो तुम जिम्मेदारी की वजह से दूर रहते, इसलिए नहीं कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम आजाद रहो, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दर्द से बंधा हुआ ना हो। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ कि मुझे कष्ट नहीं होगा? माया ने मुझे काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराई। मैंने अब तक जितनी भी मुस्कुराने देखी थी मैंने अब तक जितनी भी मुस्कानें देखी थी, उनमें से यह सबसे शांत मुस्कान थी। ऐसा नहीं कि तुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपना पूरा जीवन एक बीमार व्यक्ति के साथ बिताओ। हर दिन खुश होने का दिखावा करते हुए मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कई मायनों में वह सही थी। उस पल मैं चुपचाप उसे देना चाहता था। मैं उसे एक बोझ समझता था, यह जाने बिना किसी क्रूर दुनिया में उसे छोड़ने वाला मैं ही था। लगभग 1 सप्ताह बाद माया को सामान्य उपचार वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कीमोथेरेपी शुरू हुई। मैंने एक रिश्तेदार के कमरे में एक फोल्डिंग बेड का इंतजाम किया और उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में ही रुक गई। वर्षों में पहली बार मैंने सचमुच उसकी बातें सुनना सीखा। जब उसे दर्द होता था, जब दवा लेने से उसे उल्टी होती थी, तब वह किसी छोटी सी बात पर हंसती थी। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रही थी, मैंने उसका बैग खंगाला और मुझे एक छोटा सा लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, अगर अर्जुन कभी इसे पढ़ो तो मुझे माफ कर देना। मैं असमंजस में था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने उसे खोला। अर्जुन, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो शायद
मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं बची है। मुझे पता है कि मेरे ठंडे और चुप रहने वाले व्यवहार से आप नाराज हुए होंगे, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आप इस लाचारी में घसीटे जाने के लायक नहीं थे। मैं दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन थोड़े समय के लिए किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं पहले की तरह ही मेरा खुद पर नियंत्रण छूट जाए, और फिर वही हुआ। सिर्फ छह सिर्फ 6 हफ्ते बाद ही मेरा गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे कमजोर शरीर और बाद में विकसित हुए ट्यूमर की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें तलाक इसलिए दिया ताकि तुम्हें तुम्हारे लिए खूबसूरत यादें संजो कर रख सकूं, ना कि एक कमजोर पत्नी की छवि जो नसों में सुइयों की से लटकी हो और एंटीसेप्टिक की गंध में डूबी हो। लेकिन मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं उस प्यार को अपने तक ही सीमित रखती हूँ। अगर मुझे पीछे जाने का मौका मिलता तो भी मैं जाने का ही विकल्प चुनती, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें एक अलग जीवन की जरूरत थी। लेकिन मुझे प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने उस पत्र को कसकर पकड़ लिया। मेरा शरीर इतना कांप रहा था मानो पूरी दुनिया मेरे हाथों से छिन गई हो। उसने मुझसे जो कुछ भी छिपाया था, गर्भपात, कैंसर का निदान, घर छोड़ना, वह सब मुझे दर्द से बचाने के लिए था। फिर भी इससे मुझे 100 गुना ज्यादा दर्द हुआ। एक सप्ताह बाद डॉक्टर कपूर ने मुझे अपने निजी कमरे में बुलाया। माया की हालत बिगड़ती जा रही थी। ट्यूमर पर कीमोथेरेपी का अच्छा असर नहीं हो रहा। हम दूसरे उपचार आजमाएंगे, लेकिन पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत कम है। मुझे लगा मेरी जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने खोने का इतना गहरा डर लगा। उस रात मैंने अस्पताल के कमरे में उसका हाथ थाम लिया। वह कमजोर थी, मुश्किल से बोल पा रही थी। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, अगर मुमकिन हो तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर सकता हूँ। मुझे कागजात की परवाह नहीं। मैं बस हर सुबह तुम्हें देखना चाहता हूँ और हर रात तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। हमें नई शुरुआत की जरूरत नहीं, बस जब तक तुम चाहो साथ रहो। माया ने मेरे गाल को छुआ और हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान की एक हल्की सी झलक थी। मैं सहमत हूँ। अगले कुछ दिनों में हमने चुपचाप अस्पताल के कमरे में एक छोटा सा विवाह समारोह आयोजित किया। एक नर्स ने एक अस्थाई लाल बाग बांधा और किसी के उपहार से मिले कुछ गंदे गेंदे के फूल लगाए। ना कोई संगीत, ना कोई मेहमान, बस आईवी मशीन के बीच और फुसफुसाते वादे। 3 महीने बाद माया ने मेरी बाहों में अंतिम सांस ली। उस थोड़े समय में हम फिर से पति पत्नी बन गए थे। मैं आज भी शादी की पुरानी तस्वीर और उसका छोड़ा हुआ पत्र संभाल कर रखता हूँ। उस महिला की एक पवित्र निशानी जिसने चुपचाप मुझसे प्यार किया, अपने दर्द और यहाँ तक कि अपनी जीवन तक कुर्बान कर दी। अब मैं पहले की तरह हर रात नहीं रोती, लेकिन जब भी मैं एम्स के गलियारों में गुजरती हूँ, मुझे वो स्तंभ कर देने वाली निगाहें याद आती है। वो निगाहें जिन्होंने मेरी बाकी जिंदगी बदल दिया। और नई दिल्ली की भागदौड़ के बीच मुझे अब भी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद।